हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 30 अप्रैल 2024 के 3 प्रमुख समाचार और उन पे आधारित 5 प्रश्नों को देखते हैं। पहला समाचार है कि हिंद महासागर में की जो गर्मी है, हिंद महासागर में जो उसकी गर्मी है वो तेजी से बढ़ रही है। ये किसने कैसे पता चला? भारत की एक संस्था है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी या भारतीय उपोष्ण मौसम विज्ञान संस्थान। इसके एक अध्ययन में ये आया है कि हिंद महासागर में के तापमान में वृद्धि हो रही है, दीर्घकालिक और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ये एक कई सारे यानी हिंद महासागर के जलवायु और उसके संरचना, तापमान आदि को जो है वो प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे क्या मुद्दा है, कैसे है। दूसरा समाचार ये है कि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि कुछ दिन क्या बल्कि 26 अप्रैल को कि एक हैंगर श्रेणी के पनडुब्बी, पाकिस्तान की हैंगर श्रेणी के पनडुब्बी का मामला आया था चर्चा में। हम यहाँ पे समझेंगे कि ये जो पाकिस्तान की हैंगर श्रेणी की पनडुब्बी है, ये इसकी क्या विशेषताएं हैं, हम ये क्यों समझेंगे, क्योंकि ये हमारे यहाँ एक कलवरी श्रेणी जो फ्रांस की स्कॉर्पियन पनडुब्बी है उसी पर आधारित हमारे यहाँ की कलवरी श्रेणी की जो है पनडुब्बी, उसके ये समकक्ष है, तो उससे हम तुलना करके भी देखने की कोशिश करेंगे। तीसरा समाचार है वो ये है कि कंबोडिया साइबर फ्रॉड का मामला। ये क्या है कि पिछले महीने एक समाचार आया था द इंडियन एक्सप्रेस में, हमने पढ़ाया भी था कि तकरीबन 5,000 भारतीयों को नौकरी के नाम पर कंबोडिया ले जाया गया और उन्हें फिर बंधक बना के यानी साइबर गुलाम बना के भारत में धोखाधड़ी कराया जा रहा था। और सरकार का अनुमान है कि लगभग वह ऐसे लोगों द्वारा 500 करोड़ का जो है धोखाधड़ी का केस जो है भारत में यानी नुकसान लोगों का हुआ है। तो ये मुद्दा फिर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि भारत के गृह सचिव जो है इस मुद्दे के जुड़े हुए लूप होल्स को दूर करने को लेकर इन्होंने एक बैठक की है और हम समझेंगे कि मानव तस्करी और साइबर अपराध का कनेक्शन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में कैसे ये जाल है और इस मुद्दे को भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और फिर इसी पर आधारित 5 प्रश्नों को हम हल करेंगे। पहले देखते हैं, हिंद महासागर तेज गति से गर्म हो रहा है। भारत की एक संस्था है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, पुणे में स्थित है। ठीक है, यह हिंद महासागर खासतौर से उसके भारत के आसपास के क्षेत्रों में उपोष्ण मौसम आदि को अध्ययन करती है। इसके द्वारा एक अध्ययन किया गया है जिसमें यह देखा जा रहा है कि हिंद महासागर में जो तापमान है उसमें वृद्धि लगातार हो रही है और इसके कारण हिंद महासागर में मरीन हीट वेव ये होता है कि सागर का तल का तापमान 5 डिग्री से ज़्यादा कुछ 4-5 दिन तक लगातार होता है, तो उस क्षेत्र को कहा जाता है कि वहाँ पे मरीन हीट वेव आ रही है। जैसे हमारे यहाँ हीट वेव या गर्मी की लहर या लू आदि कहते हैं, उसी तरह से सागर में भी होता है। ये पहले 20 से 25 दिन था, लेकिन अनुमान है कि आगे ये 200 से 250 दिन तक रहेगा, जिसके अनुसार कह सकते हो कि लगभग वो साल भर मरीन हीट वेव बनी रहेगी, जिसका सागर के आप कह सकते हो इकोसिस्टम पे, सागर की जो है सतह पे कई सारे गंभीर दुष्प्रभाव देखे जाएंगे। ठीक है, तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए मामला क्या है समझते हैं। तो देखिए, वर्ष 1950 से 2020 तक यानी 70 वर्षों में देखा जाए तो हिंद महासागर 1.2 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो गया। यानी पिछले 70 सालों में यानी 2020 तक हिंद महासागर 1.2 डिग्री सेल्सियस गर्म हुआ। और जो एक जलवायु मॉडल अपनाया जा रहा है जिसने अध्ययन किया, वो बता रहा है कि 2020 से 2100 तक यह 1.7 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3.8 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक गर्म हो जाएगा। यानी पिछले 70 सालों में जितना गर्म हुआ है, औसत तापमान जितना बढ़ा है, अगले 80 सालों में उससे ज्यादा। कहाँ है 1.2, अगर लोअर भी लो तो 1.7 और अधिकतम लो तो बहुत ज्यादा ये बढ़ा हुआ है। और साथ ही में ये तापमान तो बढ़ ही रहा है, साथ ही में समुद्री हीट वेव जिसके कारण अक्सर चक्रवात आदि आते हैं, प्रतिवर्ष 20 दिनों के वर्तमान औसत से, यानी अभी किसी हिंद महासागर आदि में देखा जाएगा तो प्रतिदिन 20 जो है 20 प्रतिवर्ष 20 हीट वेव आते हैं। हीट वेव के बारे में थोड़ा बता दें कि जब समुद्र का तापमान, किसी स्थान विशेष का तापमान
उसके औसत तापमान से 5 डिग्री से ज्यादा होता है और ये 4-5 दिन लगातार बना रहे तो कहा जाता है कि मरीन हीट वेव या समुद्री हीट वेव आया है। ये पहले औसत देखा जाता है कि साल भर में 20 रहता है, लेकिन ये बढ़कर 10 गुना ज्यादा बढ़ के 220 से 250 दिन प्रतिवर्ष हो जाएगा, यानी 365 दिन में 220 से 250 दिन तक मरीन हीट वेव देखा जाएगा। ठीक है, जैसे अभी हमारे यहाँ लू चलती है, 1 महीने चलती है, 1.5 महीने चलती है, लेकिन अगर 10 महीने चलने लगे तो समझ सकते हैं जलवायु की या मौसम की क्या स्थिति होगी। उसी तरह की कुछ घटनाएं हिंद महासागर में देखी जाएगी, ऐसा ये मॉडल कह रहा है। कौन सा मॉडल कह रहा है, क्या अध्ययन कर रहा है, तो जरा देखें हिंद महासागर के तापमान में वृद्धि को लेकर अध्ययन का जो निष्कर्ष है। तो हमारी एक संस्था है, भारतीय उपोष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे, इसके वैज्ञानिकों के नेतृत्व में एक विश्लेषण कहा गया और कहा गया कि ज्यादातर ग्लोबल वार्मिंग के कारण, किसके कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र सतह का तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। कुछ एक और भी घटनाएं हैं छोटी मोटी, जैसे कि अभी इस साल जो तापमान बढ़ रहा है उसमें आप अल नीनो प्रभाव दे सकते हैं, सूडान से उड़ने वाली हवाएं कम हुई है, तो ये सब छोटे मोटे कारण है। मेन है जो ग्लोबल वार्मिंग है, जिसके कारण एक तो तापमान जो है ज्यादा होने के कारण सागर जो है तापमान को भी सिंक करने का काम करता है, दूसरे कार्बन को भी सिंक करने का काम करता है। इन दोनों से समुद्र का तापमान बढ़ रहा है। तो मेनली ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर संभवतः लगभग स्थायी हीट वेव स्थिति में हो जाएगा। लगभग स्थायी हीट वेव स्थिति, यानी देखा जाए जब साल में 200 से 220 दिन औसत अगर वहां पे हीट वेव दिखाई देगी, मरीन हीट वेव, तो ये माना जाएगा कि वो एक तरह से लगभग स्थायी हीट वेव ही वहां पे चल रही है। यानी ऐसा जगह हो जाएगा जहां पे लगातार लू चल रही हो, वो स्थिति आप उससे सीधे तुलना करिएगा कि समुद्र जो है हिंद महासागर की वैसे ही स्थिति हो जाएगी। इससे क्या होगा, कोरल विरंजन, अभी कुछ दिन पहले हमने आपको पढ़ाया था 2-4 दिन पहले ही कि वैश्विक कोरल विरंजन हो रहा है, कोरल लीचिंग या कोरल विरंजन हो रहा है। क्यों होता है कोरल विरंजन, जब तापमान बढ़ जाता है या वहां पे प्रकाश बढ़ जाता है, तो कोरल जो होता है या जो मूंगा होता है या वो उसमें आ जाता है, दबाव में आ जाता है। तो उस कारण जब तापमान देखिए, अब औसत तापमान लगातार बढ़ा रहेगा तो ये कोरल विरंजन होगा, समुद्री घास का विनाश होगा और केल्प वनों का भी नुकसान होगा। केल्प वन क्या होते हैं, जो पानी के नीचे बड़े बड़े भूरे सवाल का जो जंगल होते हैं उनको केल्प वन कहते हैं, उनका भी नुकसान तेजी से होगा, जिससे मत्स्य पालन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ये सारी चीजें ये बताई जा रही है। और इसके बारे में अब अंदर जाके उन्होंने क्या बताया कि ये जो समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, ये केवल सतह पे नहीं बढ़ रहा है, यानी जो मरीन हीट वेव चल रही है ये सतह पे कि सागर का तल ही गर्म नहीं हो रहा है, सागर के नीचे भी गहराई पे ये तापमान बढ़ रहा है, यानी सागर का हीट कंटेंट बढ़ रहा है। हीट कंटेंट मतलब सागर की या जल की या सागर की, अगर जल की कंटेंट के बारे में, कि उसको हीट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता, यानी ओवरऑल हीट का बढ़ रहा है। इसमें देखा गया कि सतह से 2000 मीटर की गहराई यानी 2 किलोमीटर तक नापे गए हिंद महासागर का हीट कंटेंट में वर्तमान में प्रति दशक हर 10 साल में 4.5 जेटा जूल, ये जेटा होता है 10⁻21, यानी जूल तो उष्मा की इकाई है और जेटा होता है 10⁻21 जूल बढ़ के दर से बढ़ रही है। और भविष्य में प्रति दशक, यानी आगे, अभी तो 4.5 जेटा जूल बढ़ रही है, आगे ये 16 से 22 जेटा जूल की दर से बढ़ने का अनुमान है। और जब ये 16 से 22 जेटा जूल बढ़ने का अनुमान है, तो जो इस रिसर्च के जो हेड हैं उनका कहना है ये समझ लो उतना गर्मी बढ़ेगी सागर में प्रति सेकेंड। याद रखिएगा, ये जो गर्मी बढ़ने का अनुमान भविष्य में लगाया जा रहा है उसको अगर हम तुलना करें तो प्रति सेकेंड एक हिरोशिमा में जो एटम बम गिराया गया था उससे उतना जितना ऊर्जा निकली थी उतना ऊर्जा हिंद महासागर में प्रति सेकेंड बढ़ेगा, ऐसा ही वही अनुमान बता रहा है। यानी ये जो हीट है 16 से 22 गुणे 10⁻21 जूल, ये इतनी ऊर्जा होगी कि एक समझ लो कि हिरोशिमा परमाणु बम हर सेकेंड हिंद महासागर में विस्फोट हो रहा है, इतनी हीट कंटेंट हमारे पास एब्जॉर्ब होगी। अब ये इतना होगा तो इसका कुछ तो परिणाम तो पड़ेगा। उससे क्या होगा कि ये हीट कंटेंट अगर सागर का बढ़ेगा तो सागर के जैसे
जल में का टेम्परेचर अगर डालते हैं तो पहले वो उसका स्तर उसका मात्रा बढ़ती है, उसका आयतन बढ़ता है, उसकी मात्रा कुछ बढ़ती है, जिससे सागर के सतह का भी स्तर बढ़ेगा, ऊंचाई बढ़ेगी। और पहले भी अगर देखा जाए कि सागर के सतह का स्तर बढ़ रहा है और हिंद महासागर और भी देशों के जो छोटे द्वीपीय देश है उनके लिए अस्तित्व का खतरा पैदा हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है, जिसके कारण जैसे देखा जाए कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं और जो समुद्री बर्फ पिघल रहे हैं उससे बर्फ का पानी जो है सागर में आ रहा है, जिससे स्तर बढ़ रहा है। लेकिन जितना बर्फ पिघलने से पानी की वजह से सागर का सतह बढ़ेगा, उससे ज्यादा ये जो मरीन हीट वेव है या जो हीट कंटेंट बढ़ने की संभावना है, इसके कारण उससे ज्यादा सागर की सतह बढ़ेगी। यानी जो सागर का सतह बढ़ रहा है उसमें जो समुद्र के बर्फ और ग्लेशियर की बर्फ का पिघलने के कारण तो बढ़ रहा ही रहा है, जो सागर का हीट कंटेंट बढ़ रहा है, सागर के आंतरिक तापमान बढ़ रहा है, सतह से लेकर नहीं गहराई तक, उसके कारण सागर के जल का प्रसार हो रहा है, जिसके कारण सागर का सतह भी बढ़ रहा है। और ये कहीं न कहीं चिंता का विषय है। यानी एक तरफ तो मरीन इकोसिस्टम को दिक्कत हो रहा है, दूसरे ये दीर्घकाल तक प्रभाव कहीं न कहीं जो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जो द्वीपीय देश में दिखाई दे रहे हैं, जो तटीय देश हैं, उन पे और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। क्योंकि अभी तो 4.5 जेटा जूल में ही ये है, 16 और 22 हो जाएगा, यानी 4 से 5 गुना, तो ये स्थिति और भी भयानक हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा ये संस्थान के बारे में देख लीजिएगा कि ये पुणे में स्थित है और इसका अध्ययन जो काम है, जैसे देखिए ये वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक ज्ञान उत्पन्न करने वाला एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है। इसका इस्तेमाल कृषि, अर्थशास्त्र, स्वास्थ्य, जल संसाधन, परिवहन, संचार आदि विभिन्न क्षेत्रों में संभावित प्रयोग के लिए किया जाता है और ये पुणे में स्थित है और उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर में ये अनुसंधान करता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा समाचार ये देखिए, ये पनडुब्बी है, चीन में इसे सौंपी गई है पाकिस्तान को। तो ये पाकिस्तान की हैंगर श्रेणी की पनडुब्बी है। कुछ दिन पहले ही ये इसका जो है पाकिस्तान को सौंपी गई है चीन में, और चीन 2028 तक इसको बना के और भी 7 और पनडुब्बी, 8 इस तरह का बनना है, एक सौंप दिया गया है और 2028 तक और भी बना के दे देगी। तो ऐसे में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा एडवर्स कंट्री है। अभी याद होगा हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दी थी तो हम खुश हो रहे थे, तब तक एक न्यूज ये आ गया कि चीन जो है पाकिस्तान के लिए हैंगर श्रेणी का पनडुब्बी बना रहा है और उसने एक को सौंपने की बात की है। तो ये आज नहीं बना रहा है, पहले से चल रहा है, लेकिन मुद्दा है, आइए इसको देखते हैं। और इसे और ध्यान से क्यों देखेंगे कि इसी तरह की हमारी एक अटैकिंग डीजल सबमरीन है, ये भी डीजल सबमरीन है, अटैकिंग सबमरीन है, कलवरी श्रेणी, जो फ्रांस की स्कॉर्पियन श्रेणी पर आधारित है। उससे इसकी वो इससे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन या डायरेक्ट प्रत्यक्ष इसकी समानता या तुलना है, इससे उसके प्रतिरूप के रूप में है। तो आइए हम इसको जरा सा देख लेते हैं, चर्चा में क्यों है। हमारा प्रतिद्वंदी चीन अपने हिमालय से प्यारे मित्र, हिमालय से ऊंचे और सहद से प्यारे मित्र पाकिस्तान को अब उसके लिए निर्मित पहली हैंगर श्रेणी की पनडुब्बी को 26 अप्रैल को वुहान शिपयार्ड में लॉन्च किया था। यही वुहान जहां से कोरोना वायरस निकला है और ट्रम्प चाचा कहते थे वुहान वायरस, तो वहीं पे उनके शिपयार्ड में ये बना है, पाकिस्तान के लिए बनाया गया है, चीन द्वारा निर्मित है। और ये 8 पनडुब्बियां बनाई जाएंगी, इनमें से पहली ये है। और इस वर्ग को पाकिस्तानी नौसेना 2028 तक अपने बेड़े में शामिल करने के लिए तैयार है, यानी 2028 तक ये पाकिस्तान के नौसेना में शामिल किया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा, हैंगर श्रेणी की बुनियादी विशेषताएं। तो देखिए ये हैंगर श्रेणी की जो पनडुब्बी है, ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैकिंग पनडुब्बी है। ये अटैक की भूमिका में आती है, यानी इसके जरिए आप युद्धपोतों पर हमला कर सकते हैं, तटों पर हमला कर सकते हैं, दूसरे पनडुब्बियों पे हमला कर सकते हैं। आक्रामक पनडुब्बी है। और ये चीन की एक पनडुब्बी है टाइप 039A युआन क्लास, इसी का यह निर्यात संस्करण है। इसका नाम जो रखा गया है हैंगर श्रेणी, ये एक ऐसे ही एक सेवा मुक्त हो चुकी है पाकिस्तान, पीएनएस मतलब पाकिस्तान नेवल सर्विस, उसकी एक हैंगर जो है पीएनएस हैंगर था, जिसने 1971 के युद्ध में भारतीय युद्धपोत, एक प्रसिद्ध भारतीय युद्धपोत था आईएनएस खुखरी, उसको डुबो दिया था। इसके वो लोग खूब उत्साहित थे, तो उसी के नाम पर इसका हैंगर श्रेणी नाम रखा है।
इसके बारे में थोड़ा और जाने तो ये डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम पर आधारित है। डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम क्या होता है? यानी ये डीजल से भी चलती है और इलेक्ट्रिक से भी चलती है। डीजल से चलने के लिए हवा चाहिए, तो हवा इसको लेने के लिए, भाई पानी के नीचे तो हवा होगा नहीं, हवा लेने के लिए इसको ऊपर आना पड़ता है डीजल इंजन को। लेकिन इसमें एक एपीआई लगा है, एआईपी जो है, उसमें उसके जरिए ये कुछ हवा स्टोर कर लेती है, जिसके कारण ये लंबे समय तक पानी में रह सकती है। और इलेक्ट्रिक इंजन क्यों? क्योंकि पानी के नीचे डीजल इंजन चलेगा नहीं, तो ये डीजल इंजन ऊपर चलाती है आसपास जहां से हवा मिल सके, और इसके बाद उसमें लगी हुई, सबमरीन में लगी हुई बैटरी को भी चार्ज कर दे, फिर बाकी बैटरी से ये सबमरीन चलती है जब पानी के नीचे रहती है। इसलिए इसे डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन कहते हैं। ठीक है, इसमें एक व्यवस्था है एयर प्रोपल्सन इंडिपेंडेंट, या एयर, एपीआई नहीं है ये, एआईपी है, एआईपी, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन। यानी इसमें एक वायु स्वतंत्र प्रणोदन है, यानी स्वतंत्र वायु एक ऐसी सिस्टम है जो ऊपर से वायु लेकर ये प्रोपल्सन कर सकती है। इससे क्या होगा कि पनडुब्बियों में बने रहने, पानी में बने रहने की क्षमता में काफी भीतर जो है वृद्धि हो जाती है। जैसे नॉर्मल पनडुब्बी, अभी ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जब हम अपनी कलवरी श्रेणी में तुलना कराएंगे तो ये इस हमारे यहाँ नहीं है, उसको लगाने के बारे में भारतीय नौसेना सोच रही है, जिसके कारण ये थोड़ा सा हम कलवरी से, सभी मामले में नहीं, इस मामले में बेहतर हो जाती है। क्योंकि ये पानी में 10 से 15-20 दिन तक रह सकती है अपनी इसी क्षमता के कारण। फिर उसको बाहर आके चार्ज कर, डीजल इंजन से अपना बैटरी चार्ज करना होगा, बाकी समय तक भी उसका डीजल इंजन चल सकता है। हमारी कलवरी को इतना 2-3-4 दिन में उसको सतह पर आना पड़ता है, जिसके कारण उसकी स्टिल्थ क्षमता जो है कम हो जाती है। पनडुब्बी जितना पानी में रहे, पनडुब्बी पानी में डूबने का नाम ही है, अगर वो बाहर ही टहले तो उससे अच्छा जहाज ले लो, पनडुब्बी लेने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो ये इसकी क्षमता है। साथ ही इसमें अगर युद्ध देखें तो 21 इंच वाली टारपीडो ट्यूब है, जिसमें टारपीडो फायर की जाती है। इसमें एंटीशिप मिसाइलें लॉन्च करने की क्षमता है। साथ ही बाबर 3 नामक सबसोनिक क्रूज मिसाइल भी है, जिसकी रेंज 450 किलोमीटर है। यानी ये बाबर 3 सबसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस है, जिसकी रेंज 450 किलोमीटर है, और एंटीशिप मिसाइलें भी इसमें किस कर सकती है। 21 इंच की टारपीडो ट्यूब इसमें भी है, और अगर आप अपने कलवरी में देखेंगे अभी तुलना करने में, तो उसमें भी ये है। तो आइए जरा देख लेते हैं कि जरा दोनों से तुलना करके, क्योंकि हैंगर श्रेणी भारत के जो कलवरी श्रेणी है उसकी ठीक प्रतिद्वंदी है। पाकिस्तान हमारे स्कॉर्पियन या कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी के संतुलन बनाए रखने के लेकर ही अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान द्वारा इसे लाया गया है। और हमारी जो कलवरी है वो स्कॉर्पियन श्रेणी है, फ्रांस की है, और ये एकदम बिल्कुल समकक्ष है। कुछ इसमें अच्छाई है, कुछ उसमें अच्छाई है, देखने की कोशिश करते हैं। वर्तमान में 6 कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियां भारत इस्तेमाल कर रहा है, और 2030 तक ये 3 और पनडुब्बियों को सेवा में शामिल करेगा। यानी अभी हम 6 कर रहे हैं, 2030 तक 3 और कर देंगे तो 9 हो जाएगा। पाकिस्तान 2028 तक ये हैंगर श्रेणी के 8 पनडुब्बियों का संचालन करेगा। अब हम देखते हैं कि कहां पे हमारी कलवरी बेहतर है, यानी हमारी पनडुब्बी कहां पे बेहतर है। आकार की दृष्टि से देखा जाए तो हैंगर श्रेणी कलवरी श्रेणी से काफी बड़ा है, क्योंकि 1775 टन विस्थापन है, 67.5 मीटर लंबा हमारी कलवरी है, और हैंगर है 2800 टन विस्थापन और 76 मीटर। ये बड़ा है, तो आप कह सकते हो कि ये उनमें अच्छा होगा, लेकिन अच्छा नहीं है। उससे हमारी जो पनडुब्बी है कलवरी, छोटे आकार के होने के कारण उसकी मैन्योवरिटी बढ़ जाती है, उसमें गतिशीलता बहुत ज्यादा है। उस मामले में ये आकार में छोटा होने के बावजूद भी ये हैंगर श्रेणी से बेहतर हो जाती है। दूसरा, अगर आयुध के संदर्भ में देखा जाए, आयुध मतलब लड़ाकू जिसके लिए वो लगा है, उसके दृष्टि से देखा जाए तो कलवरी श्रेणी में 6-21 इंच के, इसमें भी टारपीडो और मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, जर्मन निर्मित टारपीडो और मिसाइल सिस्टम है, उसमें भी 6 हैं, इसमें भी 6 हैं 21 इंच के। लेकिन इसमें जो लगा है फ्रेंच एक्सोसिस्ट एंटीशिप मिसाइल और मीका एंटी एयर मिसाइल लगा हुआ है, जो दोनों ही अगर देखा जाए तो हैंगर श्रेणी के जो आयुध हैं बाबर 2 और इस तरह से, उनसे बेहतर है, और उससे ज्यादा युद्ध आदि चीजों में ज्यादा ट्रस्टेड है। यानी एक तो मैन्युवरिटी में हमारी कलवरी बेहतर है, दूसरे
हमारा युद्ध जो हमारे पनडुब्बी में जो आयुध भंडार है या आयुध जिसका हम प्रयोग करते हैं वह उनसे बेहतर है। ठीक है, साथ ही में अगर देखा जाए कि इसको करके जहां हैंगर श्रेणी बेहतर है, तो जैसे हमने बताया कि एआईपी या एयर जो है इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन के मामले में हैंगर श्रेणी में लगा है, जिससे उसकी पानी में डूबे रहने की, सबमर्ज होने की क्षमता बढ़ जाती है, ज्यादा लंबे समय तक वो डूबी रह सकती है। वर्तमान में हमारे पास जो पनडुब्बी है, हमारा डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी कलवरी, उसमें ये क्षमता अभी नहीं है, जिसके कारण ये हैंगर श्रेणी को वरीयता मिल जाएगी। लेकिन हमारा जो नौसेना है इस कमी को दूर करने को लेकर जो है वो प्रयत्नरत है और जल्दी ही वो इस पे क्या कर लेगा, काबू पा लेगा। जहां तक दोनों पनडुब्बियों की बात है, ये दोनों पनडुब्बियों से वर्टिकल मिसाइल लॉन्च नहीं की जा सकती है, न इससे की जा सकती है, न कलवरी से की जा सकती है, न हैंगर से की जा सकती है। वो क्षमता इसमें नहीं है। बगल और साइड से की जा सकती है वो क्षमता हमारे पास जो न्यूक्लियर सबमरीन है, न्यूक्लियर पावर्ड न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत, उसमें है। तो उसको तो दूर दूर तक इनके पाकिस्तान के मित्र चीन के पास भी नहीं है, तो इनके पास क्या होगा, और रूस किसी को देने नहीं जा रहा है भारत के सीमा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, कंबोडिया साइबर धोखाधड़ी का मामला। ये क्यों चर्चा में है? अभी द इंडियन एक्सप्रेस में एक समाचार है, आज ही के समाचार में, कि कंबोडिया साइबर फ्रॉड का मामला है कि गृह सचिव भल्ला हैं, उन्होंने जो है आरबीआई के अधिकारियों को, सूचना प्रौद्योगिकी यानी कम्युनिकेशन के अधिकारियों को, बैंकिंग से जुड़े हुए लोगों को, एमईए से जुड़े हुए लोगों को बुलाया है और इस मुद्दे पर गहराई से समझा है कि ठीक है, उनको वापस लाने के लिए जो प्रयास हो रहा है तो वो हो ही रहा है, लेकिन कैसे हमारे यहाँ के एक्टिव हजारों सिम और वहाँ पे कार्यरत हैं और हमारे यहाँ के बैंकिंग सिस्टम के जो हमारे बैंक अकाउंट का इस्तेमाल उस धोखाधड़ी के लिए किया गया है, इस पे चर्चा करना है। इसके जो लूप हैं उसको दूर करना है और उसको लेकर इन्होंने कुछ निर्देश आदि भी दिए हैं, मीटिंग में चर्चा में हुई है। तो आइए हम इस पूरे मुद्दे को ही समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, क्योंकि कंबोडिया में जालसाजों द्वारा भारत में लोगों को धोखा देने के लिए हजारों सक्रिय भारतीय सिम कार्ड और भारतीय बैंक खातों तक पहुंच बनाए जाने को लेकर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस महीने की शुरुआत में ही दूरसंचार मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और सीबीआई के साथ एक बैठक की और उन्होंने बैंकिंग दूरसंचार क्षेत्रों में उन खामियों की पहचान करने और उन्हें बंद करने के लिए कहा है जो ऐसे घोटाले को संभव बनाते हैं। ठीक है, जो हुआ है, जिसको लाना है वो तो करेंगे, लेकिन हमें उन खामियों को पकड़ना है। कहीं ना कहीं दूरसंचार के क्षेत्र में खामी है, कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर में कहीं दिक्कत है, तभी हजारों एक्टिव सिम कार्ड कंबोडिया में यूज हो रहे हैं। यहां से गए होंगे तभी, और हमारे जो खाता है, हमारे बैंक के खाते, एक्टिव खातों में उस धोखाधड़ी के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा है। इसको लेकर भी आरबीआई से चर्चा की गई है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कंबोडिया साइबर धोखाधड़ी मामला क्या है। कुछ समय पहले यानी मार्च में 28 मार्च को एक रिपोर्ट आई थी, द इंडियन एक्सप्रेस ने बताया था कि उसमें छपा था कि लगभग 5,000 भारतीय, हालांकि संख्या ज्यादा भी है लेकिन भारतीयों कंबोडिया में 5,000 है, इतने भारत से जो है भारत के नागरिक कंबोडिया में साइबर गुलामी कर रहे हैं। वो साइबर उसको आप कह सकते हो स्लेव के रूप में काम कर रहे हैं, जिन्हें झांसा देकर ह्यूमन तस्करी वालों ने नौकरी का झांसा देकर वहां बुलाया और वहां पे अपने गिरफ्त में अगवा करके, अपहरण करके उनसे जबरदस्ती भारत में धोखाधड़ी करवा रहे हैं। और इस तरह के धोखाधड़ी के मामले में सरकार का अनुमान है कि लगभग 500 करोड़ रुपए भारत के लोगों का चपत कराया गया है इनके तहत। यानी ये मुद्दा देखा जाए तो साइबर धोखाधड़ी का है, जो किसी दूसरे देश में हो रहा है, दूसरे के देश के लोग कर रहे हैं, उसमें भारतीय लोग हैं, 5,000 लोग कर रहे हैं। लेकिन वो भारतीय ऐसे हैं जो एक तरह से कह सकते हो एक रैकेट है मानव तस्करी का, उसके द्वारा फंसे हुए हैं। यानी हमें ये भी समझना है कि जो दोषी है, यानी धोखा दे रहे हैं भारतीय, लेकिन वो खुद भी पीड़ित हैं। इस मुद्दे को भी इस बैठक में समझने की कोशिश की गई है कि उन्हें पीड़ित माना जाए या दोषी माना जाए। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं गृह सचिव की बैठक में क्या विचारणीय प्रश्न थे और क्या निर्देश दिए गए हैं। तो पहला तो यही था कि कंबोडिया में हजारों सक्रिय सिम कार्ड कैसे भेजे गए और कैसे उपयोग किए जा रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर सिम कार्ड कैसे मिल जा रहे हैं लोगों को और वहां पे कैसे भेजे गए हैं, इसके बारे में दूरसंचार विभाग से पूछा जा रहा है। दूसरा, धोखाधड़ी करने वाले, धन प्राप्त करने वाले भारतीय बैंक खातों का उपयोग कैसे कर रहे हैं, इसको भी ढूंढने की जरूरत है कि इसको कैसे रोका जा सके, क्योंकि ये हो गया तो चलो ठीक है, आगे नहीं होने देना है। साथ ही इन व्यक्तियों पर कैसे विचार किया जाए, ये आरोपी हैं या पीड़ित के रूप में। यानी सभी एजेंसियां कह रही हैं कि भाई समझ नहीं आ रहा है कि ये देखा जाए तो वो साइबर फ्रॉड है, लेकिन वो फ्रॉड है, वो एक तरह से कहा जाए कि साइबर स्लेब है। साइबर फ्रॉड के आधार पर वो साइबर स्लेब है, वो कह सकते हो कि गुलाम है, उनको उत्पीड़ित किया गया, उनको खुद फंसाया गया है और वहां से वो क्या कर रहे हैं, भारत में साइबर फ्रॉड की घटनाएं कर रहे हैं। तो ऐसे में यही समझना है कि ये आरोपी हैं, इन्हें आरोपी बनाया जाए। जो लोग साइबर फ्रॉड कर रहे हैं, जो भारत के 5,000 लोग गए हैं, यानी जो वहां से लोग आ रहे हैं, उनको गिरफ्तार करके आरोपी बनाया जाए या उन्हें पीड़ित बनाया जाए। ये बात समझ में नहीं आ रही, इसको ही सोच विचार इन लोगों ने द्वारा किया जा रहा है। अभी जो है उन एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया गया है जो इन लोगों को कंबोडिया भेज रहे हैं। अभी तो एजेंटों का, क्योंकि एजेंट तो जानबूझ के ही भेज रहे हैं ना, तो जो लोग गए हैं क्या है उन पर तो बात, लेकिन जो एजेंट हैं उन पर अभी कार्रवाई करने की प्रक्रिया इसमें की गई है। साथ ही में सभी राज्य पुलिस बलों को यह कहा गया है कि वो समन्वय बनाकर अपनी जानकारी एक दूसरे से साझा करें, क्योंकि ये पैन इंडिया पे, इसमें तमिलनाडु के भी लोग हैं, आंध्रा के भी लोग हैं, इसमें उड़ीसा के भी लोग हैं, इसमें झारखंड के भी लोग हैं। तो ऐसा नहीं कि एक राज्य का, इसमें एक से अधिक राज्यों का है। इसलिए एक जो है राष्ट्रीय स्तर पे एक आपस जो पुलिस है, इसमें निर्देश दिया गया है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ सूचनाओं को साझा करें। साथ ही में आरबीआई से भी कहा गया है कि बैंकों के साथ बैठक करके इस मुद्दों को उठाएं कि कैसे हमारे जो एक बैंक अकाउंट खाते वहां से ऑपरेट हो रहे हैं, और अगर जरूरी हो तो कुछ दिशा निर्देश दिया जाए ताकि इस तरह की चीज पर आगे रोक लगाई जाए। अब थोड़ा सा हम इसके मुद्दे को और थोड़ा गंभीर से समझ लेते हैं। ये तो चलो कंबोडिया का जो अभी न्यूज है, आज की न्यूज है, इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि मानव तस्करी एवं साइबर धोखाधड़ी के नेटवर्क है। एक तरफ मानव तस्करी भी है, दूसरा साइबर धोखाधड़ी है। ये मामला आज का नहीं है, जून 2023 में पहली बार इस प्रवृत्ति के बारे में कहा गया था। प्रवृत्ति पहले से थी, लेकिन जून 2023 में इंटरपोल ने इसे उजागर किया था, क्योंकि उसने एक ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2 चलाया था इसी तरह की चीजों को रोकने को लेकर, और उसने कहा था कि दक्षिण पूर्व एशिया में हजारों लोगों की तस्करी की गई थी और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कई लोगों को धोखा दिया गया था। इन्हीं जिन लोगों की तस्करी की गई थी, उन्हीं के तहत दुनिया के कई लोगों को धोखा दिया गया था। और ऑपरेशन स्टार मेकर्स के परिणाम स्वरूप मानव तस्करी, पासपोर्ट जालसाजी, भ्रष्टाचार, दूरसंचार धोखाधड़ी और यौन शोषण जैसे आरोपों में विभिन्न देशों में 281 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। साथ ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार, यानी ये जो धोखाधड़ी और साइबर अपराध है, यानी मानव तस्करी और साइबर धोखाधड़ी, ये है कहां पे, म्यांमार सहित पूरी दक्षिण एशियाई देशों में है। कैसे पता चल रहा है, देखिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की रिपोर्ट बताती है कि म्यांमार में कम से कम 1,20,000 लोगों को ऐसी स्थितियों में रखे जाने का अनुमान है जहां उन्हें ऑनलाइन घोटाले करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसी तरह से कंबोडिया में भी अनुमान में लगभग 1 लाख लोग हैं मानव तस्करी के शिकार हैं। और भी देश हैं, लाओस है, लाओस पीडीआर है, और भी छोटे छोटे देश जो वहां पे ऐसे हैं, वहां पे ये चीजें हैं। इसमें मेन भूमिका है कि चीन के माफिया हैं और म्यांमार के लोग हैं। म्यांमार में जो एक ट्रैफिकिंग करने वाले या अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, कंबोडिया में भी जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये सब आपस में मिलकर दुनिया के देशों को नौकरी का झांसा देते हैं। जैसे इसी मामले में अभी जो ये 5,000 वाला मामला चल रहा है, इसमें से कुछ लोग जब आए तो पता किया गया कि उनको यहाँ से नौकरी का झांसा दिया गया कि आपको $900, $1,000 के रूप में कंप्यूटर आदि इस तरह के छोटी मोटी जानकारी पर वो नौकरी पर बुलाया गया। अब किसी को लग रहा है यार $900 यहाँ का वहाँ पे 80,000 दिख रहा है कि यार 80,000 महीना मिलेगा, 20-30,000 एक कमरे में 5 लोग रह लेंगे, 20-30,000 में काम हो जाएगा, 50-60,000 बचाएंगे। लोग चले गए उसमें से। लेकिन जब वो लोग ले जाने लगे तो जो बताए पीड़ित बेचारे कि वो कहे कि उनको टूरिस्ट वीजा पे ले जाया गया। उन लोगों ने पूछा, लेकिन हुआ कि नहीं ठीक है, वहां जाके आपको वर्किंग वीजा दी जाएगी। और वहां पे जाके पहले वो वीजा भी फाड़ दिया गया और पासपोर्ट भी ले लिया गया। और फिर वो क्या हो गए, उनको गाड़ी में भर के
पहुंचा दिया गया म्यांमार बॉर्डर, कुछ को म्यांमार में एक मामले आए थे, इनको कंबोडिया में रख के वहां से कहा गया था कि इतना टारगेट दिया गया था कि इतने ज्यादा पैसा धोखाधड़ी करके कमाएंगे तो तुम्हें छोड़ा जाएगा, नहीं घर वालों से पैसा मंगा के हमें दो। तो ये एक गंभीर मुद्दा है। अब देखते हैं इस मुद्दे को, इस पे लोग लगे हैं। ये एक इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा है, बैंकिंग सिक्योरिटी का मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मुद्दा है, और साथ ही साथ इसमें जो आरोपी है वो पीड़ित भी है, एक मुद्दा ये भी है, इसे भी समझने की जरूरत है। चलिए इससे जुड़े हुए प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, हिंद महासागर के तापमान वृद्धि को लेकर आईआईटीएम के एक अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ज्यादातर ग्लोबल वार्मिंग के कारण उपोष्णकटिबंधीय हिंद महासागर संभवतः लगभग स्थायी हीटवेव स्थिति में रहेगा। इससे कोरल विरंजन, समुद्री घास के विनाश और केल्प वनों के नुकसान में तेजी आएगा और मत्स्य पालन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ये दो स्टेटमेंट है, इनके आधार पर 4 विकल्प है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। दूसरा है, हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय उप उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान या आईआईटीएम कहाँ स्थित है? चेन्नई में है, कोलकाता में है, मुंबई में है, पुणे में है। तो अब आप लोग तो जान ही गए होंगे। तीसरा है, हाल ही में चर्चा में रहे हैंगर श्रेणी पनडुब्बी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पाकिस्तान द्वारा निर्मित एक स्वदेशी डीजल इलेक्ट्रिक अटैकिंग पनडुब्बी है। दूसरा है, यह भारत की कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी का प्रत्यक्ष समकक्ष है। ये दो स्टेटमेंट हैं हैंगर श्रेणी को लेकर। 4 विकल्प है, केवल एक, केवल दो, एक और वो दो, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। चौथा है, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2 किस संस्था से जुड़ा हुआ है? इंटरपोल से, सीबीआई से, एफबीआई से, एफएटीएफ से। ठीक है। पांचवा और लास्ट प्रश्न है कि हिंद महासागर की हीट कंटेंट के में वर्तमान वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी हिंद महासागर में वर्तमान में जो हीट कंटेंट बढ़ रहा है उसके संदर्भ में विचार करना है। हिंद महासागर की हीट कंटेंट में होने वाली भावी वृद्धि 1 दशक तक हर सेकेंड पूरे दिन एक हिरोशिमा परमाणु बम विस्फोट के बराबर ऊर्जा जोड़ने के बराबर होगी। दूसरा है, हिंद महासागर में हीट कंटेंट का बढ़ना इसके समुद्र का स्तर के विस्तार का सर्वाधिक प्रभावी कारण है। यानी जो समुद्र का विस्तार हो रहा है उसके सर्वाधिक विस्तार का कारक जो है हीट कंटेंट का बढ़ना है। ठीक है। ये दो स्टेटमेंट है, इनके आधार पे ये 4 आपका कह सकते हो कि स्टेटमेंट है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही वीडियो के। इसको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, प्रश्नों के आंसर जवाब दे सकते हैं, अपनी कमेंट भी कर सकते हैं, कोई चीज़ पूछना हो तो वो भी बता सकते हैं। और साथ ही इसके आप नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि यही नोट्स आपको आपके एग्जाम में फ़ायदा देगा। जो आप स्वतः बनाएंगे वही आपको एग्जाम में फ़ायदा देता है। ठीक है। चलिए फिर, नमस्कार, धन्यवाद।